ये कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। सोचो कि तुम्हें एक ऐसे वर्ल्ड में भेज दिया जाता है जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है। अब सोच रहे हो तो मेरे बारे में सोचो। मान लो कि मुझे एक ऐसे वर्ल्ड में भेज दिया जाता है जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है। बचपन से बच्चों को मैजिक स्कूल में भेज दिया जाता था जहाँ वो मैजिक के बारे में सीख सकते थे, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा पावर तो थी पर लोग मुझे कमजोर समझते थे। तो कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर मिथस को देखते हैं। वो अभी एक ट्रैवल मर्चेंट के साथ टाउन की तरफ जा रहा था क्योंकि टाउन के मैजिक स्कूल में एक एग्जाम होने वाली है जिससे उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। तभी रास्ते में मिथेस को किसी बीस्ट की प्रेजेंस महसूस होती है। उसका अंदाजा सही था क्योंकि वहाँ पर सच में एक टाइगर बीस्ट आ रहा था। मिथेस उसे बहुत ही जल्दी हरा देता है। बाद में वो टाउन में पहुँचता है जहाँ अभी वो एक वेपन शॉप पर आया हुआ था जहाँ उसकी मुलाकात अल्मा नाम की एक लड़की से होती है। वो अभी वहाँ शॉप ओनर से उनकी थिक तलवार मांगने के लिए आई थी। असल में थिक तलवार मोटी तलवार होती है जिससे हराया जा सकता है, लेकिन उसे नॉर्मल तलवार नहीं चाहिए थी। उसे चाहिए थी कि उस तलवार के ऊपर मैजिक स्पेल भी लगे हुए हो। लेकिन वो अंकल कहते हैं कि वो अभी उसे अपनी तलवार नहीं दे सकते क्योंकि स्पेल लगाने में टाइम लगता है और उसे वो तलवार अभी चाहिए क्योंकि एग्जाम आज ही है। तभी मिथेस आगे आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जब वो अंकल उसके हाथ पर उसके मैजिक क्रस्ट को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा ये क्रस्ट बहुत कमजोर है। लेकिन फिर भी अल्मा के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मिथेस से हेल्प ले लेती है। अब उसी दौरान वहाँ पर ल्यूर की एंट्री होती है। ये अल्मा की फ्रेंड है। यहाँ पर मिथेस ल्यूर को जब एक ही सेकंड के लिए देखता है तो उस पर उसका क्रश आ जाता है और सेम यही हालत ल्यूर के साथ भी थी। उन दोनों को एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगा था। काश ऐसा हमारे व्यूअर्स के साथ भी हो। खैर छोड़ो। तो अब यहाँ मिथेस उस तलवार के ऊपर एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है जिसके बाद उसने फाइनली वो तलवार एन्चेंट कर दी थी। जब ल्यूर उस तलवार को उठा रही थी तो वो गलती से उसे टेबल पर फेंक देती है जिसकी वजह से टेबल बीच में से कट चुकी थी। वो शॉप ओनर भी ये देखकर हैरान था क्योंकि मिथेस इतनी कम एज का है और उसने इतनी कम एज में उस शॉप ओनर के 30 साल के एक्सपीरियंस खा लिया। यहाँ पर वो कह रहा था कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें एक एन्चेंटर बनना चाहिए। मिथेस खुश था लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिथेस वहाँ मैजिकल स्कूल आ चुका था उस टेस्ट को देने के लिए। वहाँ पर उसकी मुलाकात ल्यूर और अल्मा से होती है। अभी सबसे पहले फाइट ल्यूर की होने वाली थी एक नाइट के साथ। ये स्वॉर्ड फाइट थी। ल्यूर अभी मिथेस वाली तलवार यूज करती है जिसकी वजह से उसने उस नाइट की तलवार को बहुत ही आसानी से काट दिया था और बहुत ही आसानी से इस टेस्ट को पास कर लिया था। जिसके बाद अब मिथेस की बारी आती है। मिथेस की फाइट गिल नाम के एक नाइट से हो रही थी जो कि बाकी नाइट्स का लीडर है। वो नाइट कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है लेकिन मैंने तुम्हारे क्रस्ट के बारे में नहीं सुना। ये क्रस्ट इस दुनिया का सबसे कमजोर क्रस्ट है। तुम्हें इस एग्जाम को देने के लिए नहीं आना चाहिए था। हालांकि मिथेस उसके सवालों का जवाब नहीं देता और फाइट करना शुरू कर देता है। फाइट के दौरान उसने बहुत ही कम समय में गिल को हरा दिया था। हालांकि मिथेस ने कोई मैजिक स्पेल का यूज नहीं किया था। इस वजह से वो नाइट भी अभी बहुत हैरान था। इस तरफ हम देखते कि ल्यूर और अल्मा दोनों ही मिथेस के जीतने से बहुत खुश थे। अब अगले टेस्ट मैजिक का होना था। उन सभी के सामने एक एक टारगेट को ला दिया जाता है और उन्हें बस मैजिक स्पेल की मदद से उस पर हिट करना था। अभी सबकी बारी आ जाती है जिस दौरान हम ल्यूर को भी देखते हैं। उसके हाथ पर क्रस्ट ऑफ ग्लोरी था और उसकी पावर से उसने टारगेट हिट कर दिया था। हालांकि अभी उसे अपनी पावर को अच्छी तरह से यूज करना नहीं आता। यहाँ मिथेस सोच रहा था कि ये सभी नॉर्मल स्पेल का यूज कर रहे हैं, मैं किस स्पेल का यूज। मिथेस जानता था कि उसके हाथ पर जो क्रस्ट है वो ज्यादा पावरफुल मैजिक जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे कमजोर क्रस्ट है। लेकिन फिर मिथेस आगे बढ़ता है और वर्ल्ड लेस मैजिक का इस्तेमाल करता है जो देखने के बाद वहाँ पर खड़ा वो एग्जामिनर और बाकी नाइट बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि उन्हें वर्ल्ड लेस मैजिक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी। वैसे स्पेल के बाद वहाँ वो जगह तबाह हो चुकी थी। हालांकि मिथेस तो पास हो जाता है। हम बाद में देखते हैं कि जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं उनसे मिलने के लिए प्रिंसिपल एडवर्ड आते हैं। वो सभी की तारीफ कर रहे थे और सभी को आगे अच्छा करने के लिए ऑल द बेस्ट कह रहे थे। बाद में मिथेस को एडवर्ड अपने ऑफिस में बुलाते हैं। मिथेस वहाँ पर जाते वक्त थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि उसने वर्ड लेस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे टास्क जोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। शायद उसे लग रहा था कि वो गुस्सा करेंगे, लेकिन जब वो वहाँ ऑफिस में पहुँचता है तो एडवर्ड उसकी तारीफ करने लगते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनके टीचर को और बाकी स्टूडेंट को ये वर्ड लेस मैजिक सिखाए। यहाँ हमें जानने को मिलता है कि प्रिंसिपल एडवर्ड कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। उसके पास दो स्कूल है। एक स्कूल में नॉवेल्स पढ़ाते हैं और दूसरे स्कूल वाले में वैसे नॉवेल्स वर्ड लेस मैजिक को बहुत कमजोर मानते हैं, इसलिए उन्होंने बैन लगा रखा है। लेकिन एडवर्ड चाहते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट वर्ड लेस मैजिक को सीखे क्योंकि एडवर्ड जानते हैं कि वर्ड लेस मैजिक बहुत काम की चीज है। अभी बाकी टीचर्स जो वहाँ खड़े हुए थे वो मिथेस से पूछते हैं कि क्या वो एडवर्ड की मदद करेगा, जिस पर मिथेस कहता है कि ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी आज पहली मैजिक क्लास थी जिस दौरान टीचर मिथेस को भी वहाँ पर लेकर आते हैं और बताते हैं कि वो सभी को वर्ड लेस मैजिक सिखाएगा। सभी हैरान थे क्योंकि मिथेस उनकी एज का स्टूडेंट है। मिथेस उन्हें टारगेट हिट करके दिखाता है। उसने एक ही टाइम पर
तीनों टारगेट को हिट कर दिया था। यहाँ पर दूसरे टीचर भी सामने आते हैं। उन्हें ज्यादा अच्छे से तो वर्डलेस मैजिक नहीं आता, पर वो बताते हैं कि उन्हें ये थोड़ा थोड़ा आता है। और इसके बाद अब सभी स्टूडेंट इस चीज की कोशिश करने लगे थे। वहाँ पर ल्यूयर कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, जिस वजह से वो स्पेल कास्ट नहीं कर पा रही थी। अभी मेथिस यहाँ सोच रहा था कि आखिर इस दुनिया ने वर्डलेस मैजिक को बोल क्यों दिया। हालांकि तभी वो ल्यूयर की तरफ देखता है, उसके पास आकर उसे अपनी थोड़ी सी एनर्जी देता है। एनर्जी मिलने के बाद अब ल्यूयर भी वर्डलेस मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि अब करीबन 1 महीने बाद दोनों स्कूल का एक कंपटीशन होने वाला था। इस कंपटीशन के दौरान जब मिथिस की फाइट होने वाली थी, वो बैटल अरीना के अंदर सामने वाले नोबल को देखता है और उसके एनर्जी को महसूस करता है। उसे ये एनर्जी खुद से भी ज्यादा लग रही थी। जब मिथिस वहाँ नीचे लड़ने के लिए जा रहा था, तब उसे ये चीज पता चलती है कि अभी तक ह्यूमंस डीमन से जीते नहीं है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके सामने जो लड़का है वो असल में डीमन है और वो बस इंसान बनकर आया हुआ है। वहाँ दूसरी तरफ उनकी जो मैजिक एकेडमी है, जिसमें नोबल्स पढ़ते हैं, वो टीचर्स अभी मिथिस का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि ये बहुत ही जल्दी हार जाएगा। लेकिन अब फाइट शुरू होती है, जिस दौरान मिथिस कोशिश कर रहा था कि वो उस डीमन को गुस्सा दिलाए, जिससे कि वो डीमन अपने डिमोनिक फॉर्म में आ सके। मिथिस यहाँ पर वर्डलेस मैजिक का भी इस्तेमाल करता है। वो डीमन मिथिस को हरा नहीं पा रहा था, इसलिए गुस्से में वो डीमन में बदल जाता है। ये चीज वो खुद भी समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वो खुद को देखता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि डीमंस ह्यूमंस के सामने नहीं आना चाहते। लेकिन अब वो वहाँ से उड़कर जाने वाला था। इतने में मिथिस उस पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। वैसे इसके बाद हमें एक बहुत पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी एक बहुत पावरफुल मैजिक स्पेल को कास्ट कर रहा था। ये रीइंकार्नेशन स्पेल था और ये वो मिथिस के लिए कास्ट कर रहा था, जिससे हजारों साल बाद मिथिस फिर से रीबॉर्न होता है। अब हम वापस से करंट टाइम पर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिथिस के दोस्त अभी उस डीमन को हराने के लिए मिथिस से बहुत ही ज्यादा खुश है। कुछ देर बाद मिथिस को प्रिंसिपल किंग से मिलने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि किंग को मिथिस की तारीफ करनी थी। वो इसलिए तारीफ कर रहे थे क्योंकि किसी डीमन को मारे हुए उन्हें कई साल बीत चुके हैं, क्योंकि डीमंस कभी भी किसी के सामने नहीं आते, इसलिए उनका पता लगना लगभग नामुमकिन के बराबर है। मिथिस को इस चीज का इनाम भी मिलने वाला था। वो कहता है कि मैं कुछ जमीन तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, लेकिन मिथिस को जमीन नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो इस सीरीज में खेती नहीं करना चाहता था। वो किंग उससे कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें डबल एन्चेंटमेंट वाली तलवार दे देता हूँ, शायद वो तुम्हारे काम आएगी। मिथिस जानता था कि वो खुद डबल एन्चेंटमेंट कर सकता है, इसलिए उसे वो तलवार नहीं चाहिए थी। अब किंग परेशान होकर उसी से पूछते हैं, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब मिथिस यहाँ पर प्रिंसेस का नाम नहीं लेता। वो कहता है कि उसे परमिशन चाहिए डंजन में जाने की, और डंजन में जो कुछ भी मिलता है वो खुद रखना चाहता है। मिथिस जानता था कि डंजन में ज्यादा रेयर आइटम उसे मिल सकता है। यहाँ पर किंग कह रहे थे कि ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन दे सकता हूँ। हालांकि किंग डीमन के बारे में भी बात कर रहे थे कि डीमन किस तरह कई सेंचुरीज से ह्यूमंस को परेशान कर रहे हैं। मिथिस ये बात ऑलरेडी जानता था। वो कहते हैं कि आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, ये डीमंस अब हम पर हमला नहीं करते, ये हमारे बीच छुप कर रहते हैं और हमें खोखला करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना हम एक बैरियर बना ले, जिससे वो डीमन यहाँ ना आ सके, और अंदर की डीमंस का जैसे ही पता चलता है तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। किंग को ये बात थोड़ी सी सही लगती है, इसलिए वो उसे अपने मैजिक रूम की तरफ भेजता है, जहाँ पर बहुत सारे मैजिक आइटम्स रखे हुए हैं। मिथिस उनमें से कुछ भी आइटम्स ले सकता है और साथ ही बता सकता है कि किस तरह का बैरियर बनना है, क्योंकि किंग से ज्यादा मिथिस समझदार है। मिथिस उस रूम में आगे बढ़ रहा था, जहाँ उसे तलवार के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलते हुए महसूस होती है। अब वो उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तलवार वही है जो उसने अपनी पिछली लाइफ में देखी थी। वो जानता है कि ये बहुत ही ताकतवर है, वो उसे रख लेता है। साथ ही उसे कुछ और आइटम्स मिलते हैं जिन्हें वो पिछली लाइफ में देख चुका था। अब बाद में हम देखते हैं कि मिथिस अपने स्कूल में था, जहाँ पर वो एक टीचर की तरफ सभी स्टूडेंट को वर्डलेस मैजिक सिखा रहा था। वो देखते हैं कि उसकी स्टूडेंट अब बहुत ही जल्दी इस मैजिक को सीख रहे हैं। हालांकि मिथिस को परमिशन मिल चुकी थी डंजन में जाने की, इसलिए वो सोच रहा था कि वो अकेला जाए या फिर अल्मा और ल्यूरियो को साथ लेकर जाए, क्योंकि असल में वो इस सीरीज को सिर्फ एक्शन सीरीज नहीं रहने देना चाहता। हालांकि जब वो ये बात ल्यूरियो और अल्मा से कहता है तो वो थोड़ी सी डर जाती है। मिथिस कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं, वो एक टाइम पर उन दोनों को संभाल लेगा। लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें मिथिस से नहीं बल्कि उस डंजन की मॉन्स्टर से है। अब इसके बाद मिथिस उन्हें कुछ एनर्जी से बनी हुई तीर चलाकर दिखाता है और बताता है कि अगर वो इस चीज में माहिर हो जाए तो उन्हें अपने साथ में सिर्फ एक धनुष लेकर जाने की जरूरत होगी, क्योंकि ये एनर्जी से बनी हुई तीर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। मिथिस उन्हें उसकी पावर भी दिखाता है, जिसके बाद अल्मा ने तुरंत ही हाँ कर दी थी। अब ल्यूर नहीं चाहती थी कि अल्मा अकेले जाए और एंजॉय करे, इसलिए वो भी मिथिस को मना लेती है। अगले सीन में वो उस डंजन में पहुंच चुके थे, जहाँ पर पहुंचने के बाद मिथिस कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ चीज दिखानी है। असल में वो एक छोटे से मॉन्स्टर की बात कर रहा था। मिथिस उस मॉन्स्टर को ढूंढ कर लाता है और सामने रख देता है। यहाँ वो अल्मा से कहता है कि वो उस स्पिरिचुअल तीर का इस्तेमाल करे, तो अब अल्मा ऐसा ही करती है। मिथिस इस बीच उसे इंस्ट्रक्शन भी दे रहा था। अब जब अल्मा उस तीर को छोड़ती है तो वो तीर उस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर को नहीं बल्कि घूमते हुए दूसरे मॉन्स्टरों को लग जाता है। इससे अल्मा इतनी कॉन्फिडेंट तो हो गई थी कि वो अकेले ही आगे बढ़ जाती है। और वैसे भी इस डेंजन में इतने छोटे मॉन्स्टर हैं कि इसे डेंजन कहना डेंजन की डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है। वैसे अब वो यहाँ से चले गए थे। वो ल्यूर को अकेले में मिथिस के साथ टाइम मिल चुका है। वो मिथिस से कहते हैं कि हम जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे अब हम वो कर सकते हैं। वैसे वो मैजिक स्पेल के बारे में बात कर रही थी। वो मिथिस से एन्चेंटमेंट भी सीखना चाहती है। तो मिथिस बताता है कि पहले उसे खुद के वेपन बनाना सीखना होगा और अभी ये बहुत ही अर्ली स्टेज है, इसलिए उसे बेसिक से सीखना ज्यादा जरूरी है। इसी दौरान मिथिस एक दीवार पर अपने मैजिक से अटैक कर वहाँ होल कर देता है, जिसके बाद उस दीवार के अंदर से एक ट्रेजर बाहर निकल कर आता है। वो बताता है कि इस डेंजन में हर जगह पर ट्रेजर छुपे हुए हैं, हमें हर एक ट्रेजर को ढूंढना है। इस दौरान वो उसे बेसिक भी बता रहा था एन्चेंटमेंट के, जिस वजह से ल्यूर बहुत खुश थी। दूसरी तरफ हम वहाँ अल्मा को देखते हैं। उसने कुछ मॉन्स्टर्स को मारते हुए इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया था कि अब वो एक ही अटैक में ज्यादा मॉन्स्टर को मार पा रही थी। पर तभी वो सोचती है कि उसने गड़बड़ कर दी। वो ल्यूर और मिथिस को अकेले छोड़कर आ गई, ना जाने वो क्या कर रहे होंगे। यही सोचते वो लौट कर आती है, जहाँ वो देखती है कि ल्यूर अभी तलवार के साथ खेल रही थी। मतलब कि वो तलवार बनाना सीख गई है, लेकिन उसे ये परफेक्टली नहीं आता। हालांकि फिर वो इतना तो सीख ही गई है कि कुछ नॉर्मल इक्विपमेंट बना सके, इसलिए उसने अल्मा के लिए भी कुछ इक्विपमेंट बनाए थे। अल्मा दुखी थी कि उसने अपने दोस्त के बारे में गलत सोचा। हालांकि इसके बाद वो आगे बढ़ते कुछ दूर बाद अगले फ्लोर पर आने पर उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ आते हुए दिखते हैं, इसलिए वो मिलकर उन पर हमला करने लगे थे। ल्यूर भी अभी स्पिरिचुअल एरोस का इस्तेमाल कर रही थी। वैसे हम देखते हैं कि मिथिस ने जो मैजिक क्रिस्टल जो कि किंग ने मैजिक रूम से उठाया था, वो भी उनके एक्सपीरियंस को डबल स्पीड से इंक्रीज कर रहा था। वैसे अब यहाँ के सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर जैसे ही खत्म हो जाते हैं तो मिथिस सबसे पहले ल्यूर और अल्मा की तारीफ करता है और इसके बाद वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है और एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। ये बैरियर थोड़ा सा घर टाइप का है। अल्मा और लूरा खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि वो जिस चीज के लिए यहाँ पर आए हैं शायद वही चीज होने वाली है। लेकिन मिथिस वहाँ से जाने लगता है। वो पूछते कि वो कहाँ जा रहा है, तो मिथिस बताता है कि वो थोड़ा डीप जाना चाहता है। वो डेंजन की बात कर रहा था। वो 25th फ्लोर पर अकेले जा रहा है क्योंकि वहाँ पर थोड़े पावरफुल मॉन्स्टर मिल सकते हैं। अब उस जगह पर पहुँचने के बाद वो एक साथ बहुत सारे मॉन्स्टर को देखता है जो कि पहले वाले छोटे छोटे मॉन्स्टर से बहुत पावरफुल थे। मिथिस उन पर हमला करना शुरू कर देता है और बहुत ही कम टाइम में उसने लगभग सभी को हरा दिया था, जिसके बाद उसे एक पावरफुल एनर्जी महसूस होती है जो कि इस डेंजन के बॉस की थी। वो सीधा उसी डायरेक्शन में बढ़ जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात एक बड़े से स्नेक बीस्ट से होती है। ये इस डेंजन का बॉस था। डेंजन बॉस मिथिस पर हमला करना शुरू कर देता है। मिथिस के नॉर्मल अटैक उस पर कोई काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मिथिस तुरंत ही एक मैजिकल क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करता है और अपनी तलवार के साथ उसकी पावर को कंबाइन करते हुए हमला करना शुरू कर देता है। मिथिस के पावरफुल अटैक कुछ ही देर में उस स्नेक बीस्ट को हरा देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर उस डेंजन में एक अर्थक्वेक आता है क्योंकि डेंजन बॉस मारा जा चुका है और मिथिस का भी अटैक पावरफुल था। इसी वजह से वहाँ कुछ डीमंस ने भी मिथिस की पावर को महसूस कर लिया था, जिसके बाद अब मिथिस वापस से 10th फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर उसने ल्यूर और अल्मा को उस बैरियर के अंदर छोड़ कर आया था। यहाँ पर आकर वो डेंजन बॉस का सर दिखाता है। अगले सीन में वो लोग वहाँ उस गिल्ड में पहुंच चुके थे जहाँ वो इस डेंजन से मिले कुछ आइटम सील कर सकते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो बताते कि उन्होंने डेंजन क्लियर कर लिया है। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मिथिस उस डेंजन बॉस का सर उसे दिखाता है तो वो हैरान हो जाती है और वो ये देखकर भी हैरान थी कि मिथिस के पास एक स्टोरेज पोर्टल भी है। मिथिस उस स्टोरेज पोर्टल के अंदर से एक बड़ा सा स्पिरिट स्टोन निकालता है जो कि इतना बड़ा था कि उसे नेशनल ट्रेजर भी मिल सकता है। इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट हैरान थी और सोच रही थी कि क्या उनका गिल्ड इतने हाई लेवल ट्रेजर के लिए पे कर पाएगा। अब बाद में हम देखते हैं कि मिथिस, ल्यूर और अल्मा जब वहाँ से जा रहे थे तो हमें जानने को मिलता है कि उन्हें टोटल 750 गोल्ड कॉइन दिए गए हैं। मिथिस ये गोल्ड कॉइन उन दोनों के साथ भी शेयर करता है जिससे कि वो बाद में उन्हें डेंजन में ले जा सके और जो काम अधूरा रह गया वो पूरा कर सके। अब यहाँ उन्हें जाते हुए देख दो डीमंस देख लेते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें मिथिस के बारे में पता है। मिथिस ने उनकी एक साथी को खत्म किया था और वो उसी चीज का बदला लेने के लिए आए हैं। अब मिथिस अल्मा और लूरा से कहता है कि वो कमजोर डीमन से फाइट करे जब तक वो उस दूसरे डीमन को संभाल लेगा। हालांकि वो दोनों डीमन अभी साथ में थे, इसलिए मिथिस वहाँ हवा में आता है और हमला करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो दोनों ही डीमन अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी लूरा और अल्मा उन पर हमला करती है, जो कि अटैक एक डीमन को लग जाता है और वो इनकी तरफ बढ़ जाता है इनसे लड़ने के लिए। उसी दौरान यहाँ दूसरा डीमन मिथिस की तरफ अपनी एक मैजिकल फॉर्मेशन से हमला कर रहा था, लेकिन उसी दौरान मिथिस एक स्पिरिट बॉल का इस्तेमाल करते हुए उसके फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वो डीमन कह रहा था कि लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। हालांकि इसके बाद अब वो मैजिक अटैक को इग्नोर करते हुए नॉर्मल कॉम्बैट फाइट पर ध्यान दे रहा था। वो अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ता है। यहाँ पर मिथिस भी अपनी तलवार के साथ आगे आ चुका था। वो दोनों
लड़ रहे थे, जिस दौरान मिथिस थोड़ी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आकर हमला कर देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। लेकिन अगली बार वो उस अटैक के लिए भी तैयार था, क्योंकि जब मिथिस फिर से यही सेम चीज कर रहा था तो उसने वहाँ अपने पीछे एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था। हालांकि मिथिस भी बहुत ही स्पीड के साथ उस फॉर्मेशन को डोज करता है। अभी उस डीमन को पता नहीं था, पर मिथिस ने इस दौरान एक स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऐसा स्पेल कास्ट किया था जिससे उस डीमन की पावर कम हो जाती है, जिससे मिथिस को मौका मिलता है और वो उस पर हमला कर उसे मार देता है। वहाँ दूसरी तरफ वो दोनों गर्ल्स भी अभी मिथिस को थोड़ा सा और टाइम देने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि वो दूसरे डीमन से बचकर भाग रही थी और जब मौका मिलता तब उस पर हमला करती हैं। वो डीमन भी इस चीज से परेशान हो चुका था, पर उसी दौरान मिथिस भी वहाँ पर आ जाता है और मिथिस यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसे वो लाइट ऑफ डेथ बोलता है और इसके इस्तेमाल से उसने उस डीमन को इतनी ज्यादा डरा दिया था कि वो डीमन वहाँ से भागने लगता है। पर उसी दौरान अल्मा अपने एरो का इस्तेमाल करती है और उसका एक पंख काट देती है, जिसके बाद वो उड़ नहीं पाता और मिथिस वहाँ पर पहुंचकर उसे भी मार देता है। वो तीनों खुश थे कि उन्होंने टीम वर्क से 2 डीमंस को हरा दिया, लेकिन इस चीज में बाकी लोगों के बीच उनकी अटेंशन बढ़ चुकी थी। हालांकि यहाँ मिथिस भी खुद को नहीं रोक पा रहा था, इस वजह से वो भी उन दोनों को उठाकर वहाँ से ले जाता है। रीजन ये है कि वो अटेंशन गैदर नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग, जो कि शायद किसी काम की नहीं है, उन्होंने फिर से मिथिस को अपने पास बुलाया था और इस बार उन्होंने अल्मा और लूरा को भी बुलाया था, क्योंकि वो इन तीनों की तारीफ करना चाहते थे। अभी जब वो मिथिस की तारीफ कर रहे थे तो मिथिस इस बार भी रिवॉर्ड में डेंजन का एक्सेस मांगता है, लेकिन इस बार उसने सभी डेंजन का एक्सेस मांग लिया था। किंग खुश थे, इसी वजह से वो हाँ कर देते हैं। साथ ही वो अल्मा और लूरा से भी पूछते हैं कि वो क्या चाहती है, जिस पर वो दोनों ही पैसा मांगती है। किंग हंसते हैं और उनकी बात पर हाँ कर देते हैं। वैसे तभी मिथिस वहाँ हॉल के अंदर ही एक प्रेजेंस महसूस करता है और तुरंत ही ऊपर की तरफ हमला करता है। वो बताता है कि कुछ डीमंस हमारी बात सुन रहे थे, उनके अटैक की वजह से ये सिग्नल टूट चुका था और साथ ही डीमन इस सिग्नल को कास्ट कर रहा था, उसे भी चोट लग चुकी थी। मिथिस बताता है कि वो उस डीमन का पता लगा सकता है, जो सुनकर किंग और प्रिंसिपल दोनों ही बहुत हैरान थे। लेकिन जब वो पता बताता है तो वो कहते हैं कि ये जगह बहुत दूर है। मिथिस कहता है कि हाँ आपने सही कहा, पर मेरी टेलीपोर्टेशन मैजिक की शायद वहाँ पर काम नहीं करेगा। ये सुनकर प्रिंसिपल हैरान थे और वो कहते हैं कि मतलब तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी इस्तेमाल करना जानते हो? मिथिस कहता है कि हाँ। हालांकि वो कहता है कि हमें माउंटेन की चोटी पर शायद हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। ये चीज किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि मिथिस, ल्यूरी और अल्मा वहाँ उस माउंटेन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए वहाँ पर मिथिस बताता है कि वो असल में यहाँ जाइंट डार्क ड्रैगन से बात करने के लिए आया है। अभी ल्यूरा और अल्मा ये सुनकर हैरान थे और कह रहे थे कि आखिर वो इतने डेंजरस ड्रैगन से बात क्यों करना चाहता है। असल में मिथिस उसकी हेल्प लेना चाहता था उस जगह पर उड़कर जाने के लिए, क्योंकि इससे टाइम की बचत होगी। हमें जानने को मिलता है कि इस ड्रैगन से वो मिलने जा रहे हैं, वो एक फीमेल ड्रैगन है, उसका नाम आयरिस है। इसे मिथिस ने हजारों साल पहले हराया था अपनी दूसरी वाली बॉडी से। और हमें यहाँ पर ये भी जानने को मिलता है कि जिस आदमी को हमने देखा था वो रेइनकार्नेशन स्पेल को क्रिएट करते हुए वो असल में मिथिस ही था और वो खुद के ऊपर उस स्पेल को यूज कर रहा था, जिससे कि हजारों साल बाद भी वो रेइनकार्नेट हो सके। अब यहाँ मिथिस अब आयरिस के पास आता है तो अल्मा और लूरा तो छुप गए थे और यहाँ आयरिस ने उसे पहचाना नहीं था, इस वजह से वो बहुत ही पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन मिथिस उसके स्पेल को कैंसिल कर देता है, जो देखकर आयरिस हैरान थी। बाद में आयरिस को मिथिस की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। मिथिस कहता है कि वो उसे मारने के लिए नहीं आया, बल्कि उसे उसकी मदद चाहिए। आयरिस बताती है कि वो मदद करना चाहती है लेकिन कर नहीं सकती, क्योंकि उसके पंख में चोट लगी हुई है और ये कई सालों पहले हुआ था। वो कहती है कि जिस टाइम पर तुमने मुझे हराया था तब हमारी वर्ल्ड बहुत हाईटेक थी, मतलब अभी के मुकाबले तब हम ज्यादा हाईटेक थे, क्योंकि उसके बाद में फिर कुछ वॉर्स हुई, जिसके बाद इंसानों ने खुद को ही कमजोर बना लिया। अभी मिथिस ये बात सुनकर समझ रहा था, लेकिन इसके बाद वो स्पेल का इस्तेमाल करते हुए चुटकियों में उसके पंख को ठीक कर देता है। इससे आयरिस खुश थी और अब वो उन तीनों को ही अपने ऊपर बिठाकर उस जगह की तरफ ले जाने लगती है। अभी ल्यूर और अल्मा हैरान थे कि आयरिस एक ड्रैगन होकर इंसानों जैसी बात कर सकती है, लेकिन उन्हें बाद में जानने को मिलता है कि आयरिस की उम्र कई हजारों साल की है। वैसे अभी आयरिस मिथिस से ये कह रही थी कि क्या हम टॉप स्पीड पर चलें, इससे हम वहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन इस पर मिथिस कहता है कि नहीं, हम टॉप स्पीड पर नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी स्पीड अल्मा और लूरा झेल नहीं पाएंगे, इसलिए अब वो स्लो स्पीड में जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिथिस ने पहले वहाँ पहुंचकर उन डीमंस के गार्ड को हरा दिया था। उसी दौरान वो सामने की बिल्डिंग को देख रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि जिन डीमंस के लिए वो यहाँ पर आए हैं वो यहाँ इसके अंदर हैं। लेकिन वहाँ से उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही थी। इतने में ही आयरिस आकर सीधा उस बिल्डिंग से टकरा जाती है। अभी ल्यूर और अल्मा भी उसके ऊपर बैठे थे, इसलिए उनकी भी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी। वैसे इसके बाद अब वो उस बिल्डिंग के अंदर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद मिथिस ने ल्यूर और अल्मा के साथ अपने टेलीपैथी कनेक्शन को बढ़ा लिया था। इससे अब उन्हें बोलकर बात करने की जरूरत नहीं, वो मन में ही अपने
सारे एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहते थे कि वो डीमन इनका प्लान सुने। साथ ही यहाँ पर मिथिस लिवर को कुछ चीजें देता है और बताता है कि ये आगे उनके काम आएगी। इसके बाद अब वो वहाँ से आगे बढ़ गए थे। अभी कुछ दूर आने के बाद भी उन्हें कोई भी डीमन नहीं दिखा था, लेकिन जब वो एक कमरे में आते हैं तो वहाँ पर मिथिस को एक एनर्जी महसूस होती है, लेकिन वहाँ पे कोई डीमन नहीं था। पर तभी लिवर अपनी एनर्जी की मदद से जब आसपास देखती है तो उसे एक डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है। वो डीमन एक खास स्पेल का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जैसे वो मिथिस को ये बात टेलीपैथी से बताती है तो मिथिस तुरंत ही उस स्पेल को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन सामने आ गया था। हालांकि उस डीमन को नहीं पता था कि वो दिख रहा है, इसलिए ये लोग अब उस पर हमला करते हैं। उन्होंने मैजिक एरो का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो घूमते हुए सीधा जाकर उस डीमन के सर पर लगता है, जिससे उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, जो सुनकर मिथिस बोल रहा था। लेकिन इसके बाद वो डीमन गुस्से में मिथिस की तरफ हमला करना शुरू कर देता है। मिथिस टेलीपैथी से अल्मा और लोरा से कहता है कि वो दोनों तैयार हो जाएं, और इसके बाद अब वो उस डीमन से फाइट करते हुए उसके अटैक्स को रोकने लगते हैं। इस दौरान अल्मा ने कुछ स्पिरिचुअल एरो सीधा उस डीमन की पीठ पर चला दिए थे। लिवर ने इन स्पिरिचुअल एरोस पर एक तरह का पॉइजन लगाया था, जिसकी वजह से वो डीमन जैसे मौका देखकर मिथिस के ऊपर हमला करता है तो उसके अटैक स्लो हो जाते हैं। ये उसी पॉइजन की वजह से हो रहा था। इससे उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो सबसे पहले लिवर और अल्मा पर हमला करने लगता है। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो वो कर नहीं पाता, क्योंकि असल में लिवर ने उन स्पिरिचुअल एरोस के अंदर एक कोर पॉइजन ऐड किया था, जिसकी वजह से उसे कंफ्यूजन हो रही थी और वहाँ पर लिवर और अल्मा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे दिखाई दे रहे थे। मिथिस कहता है कि यही सही मौका है और इसके बाद अल्मा अपने एक और स्पिरिचुअल एरो का इस्तेमाल करती है और सीधा डीमन के सर पर हिट कर उसे नीचे गिरा देती है। इससे वो डीमन हार चुका था, इसलिए भी मिथिस लिवर और अल्मा की तारीफ कर रहा था। हालांकि इसके बाद वो उन दोनों से ही वापस आयरिस के पास लौट कर जाने को कहता है, क्योंकि उसे भी उस दूसरे डीमन को ढूंढना है और उसे पता है कि वो ज्यादा ताकतवर है। मिथिस वहाँ से अकेले आगे बढ़ता है। एक खाली जगह पर वो अपनी स्पिरिट बॉल का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो किसी तरह से उस डीमन को बाहर निकालने पर मजबूर कर देता है। वो डीमन निकल कर कह रहा था कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम एक मॉन्स्टर हो। असल में कुछ डीमंस मिथिस को मॉन्स्टर समझते हैं, क्योंकि वो इंसानों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। मिथिस कहता है कि इस सब से कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने आया हूँ, इसलिए तुम टाइम पास मत करो। जो सुनकर डीमन उस पे हमला करने लगता है, लेकिन मिथिस उसके अटैक्स को डोज कर रहा था। इसी दौरान मिथिस भी अपने अटैक्स को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उस डीमन के हाथ पर चोट लग जाती है और उस अटैक में मिथिस ने पॉइजन पी लिया था। इसकी वजह से उसकी बॉडी में थोड़ा सा पॉइजन भी फैल जाता है। इससे उस डीमन को गुस्सा आता है और फिर वो अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले वाले डीमन की तरह खुद की पावर को बढ़ाने लगता है। लेकिन उसी दौरान मिथिस अब उसके स्पेल को कैंसिल कर देता है। लेकिन इसके बाद अब वो डीमन फ्रॉग मैजिक का इस्तेमाल करने लगा था, जिसकी वजह से आसपास कोहरा जमने लगता है। ये भी उसकी स्पेशल पावर में से एक है, लेकिन मिथिस इस स्पेल को भी कैंसिल कर देता है। वो डीमन हैरान था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि कोई ह्यूमन इतना पावरफुल हो सकता है। लेकिन मिथिस बताता है कि उसने जब अपनी तलवार से हमला किया था तब उसकी तलवार पर पॉइजन नहीं बल्कि एक तरह का खास मैजिक था, जिससे उसने इस डीमन की पावर को डिक्रीज कर दिया। हालांकि मिथिस आराम से उसके हर एक अटैक को कैंसिल कर रहा था। हालांकि इसके बाद अब मिथिस की बारी थी। अपने स्पेशल अटैक को करने के लिए वो तुरंत ही एक एनर्जी सर्कल क्रिएट करता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही तेज ब्लास्ट होता है। दूर से अल्मा और लूरा ये देख रहे थे और अभी लूरा को मिथिस की बहुत चिंता हो रही थी। वैसे वहाँ नीचे से धूल हटती है तो हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका था और साथ ही वहाँ एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल भी रखा हुआ था, जिसके पास मिथिस खड़ा था। लिवर तुरंत ही उसके ऊपर जंप करती है। वो खुश थी कि मिथिस की तलवार को कुछ नहीं हुआ। वैसे अल्मा भी वहाँ पर आती है। वो पूछती है कि क्रिस्टल क्या चीज है, जिस पर मिथिस बताता है कि एक खास ड्रैगन वाइन क्रिस्टल है। शायद वो डीमन इसका इस्तेमाल करते हुए 5000 मॉन्स्टर की आर्मी को यहाँ पर समन करने वाला था, जिससे वो बाद में टाउन के ऊपर हमला करता है। ये सुनकर अल्मा और लोरा दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। मिथिस कहता है कि अगर हम चाहे तो अकेडमी में जाकर स्टूडेंट्स की हेल्प लेकर उन मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। अब इसके बाद वो तीनों ही आयरिस के ऊपर बैठकर वहाँ से सीधा अकेडमी की तरफ निकल पड़े थे। रास्ते में मिथिस आयरिस से पूछता है कि अब उसके आगे का क्या प्लान है। इस पर आयरिस को कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसने कुछ सोचा नहीं। मिथिस कहता है कि क्या वो उसकी टीम को ज्वाइन करेगी, तो इस पर आयरिस कहते हैं कि हाँ, उसे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में फिर वो लोग नीचे उतरते हैं, जब आयरिस खुद को एक ह्यूमन में बदल देती है। हालांकि उसने कपड़े नहीं पहन रखे, इसलिए लिवर और अल्मा सामने देखने से मना कर रहे थे, क्योंकि सीरीज अभी आधी भी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ किंग के सामने आते हैं। वो उन्हें वो हॉर्न दिखाते हैं जो कि उन्होंने उस डीमन के पास से लिए थे। अभी किंग ये देखकर हैरान थे कि वो इतने पावरफुल डीमन को खत्म कर आए हैं। हालांकि इसके बाद मिथिस अब आयरिस को सामने लाता है। वैसे उसने अब कपड़े पहन लिए थे। मिथिस कहता है कि ये भी हमारी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहती है। किंग उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते थे। किंग हाँ कर देते हैं, लेकिन इसके लिए अभी पहले आयरिस को भी वही टेस्ट देना होगा जो कि मिथिस और बाकी सभी ने दिया
दिया था। अभी वहाँ से जाते वक्त मिथिस सोच रहा था कि अगर आयरिस अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करेगी तो वो उस टेस्ट एरिया को पूरी तरह से तबाह कर सकती है, इसलिए किसी तरह से उसकी पावर को कम करवाना होगा। अभी रास्ते में जाते हुए मिथिस आयरिस के हाथ पर एक कैफ क्रेस्ट डिजाइन करता है जिससे कि किसी को शक ना हो, क्योंकि यहाँ इस वर्ल्ड में जितने ह्यूमंस बॉर्न होते हैं उनके हाथ में एक क्रेस्ट होता है। अभी बाकी सभी आयरिस को ऑल द बेस्ट कहते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि टेस्ट स्टार्ट हो चुका था। पहले रिटन टेस्ट था जिसमें आयरिस को पता नहीं था कि लिखते कैसे हैं, इस वजह से वो अजीब अजीब चीजें लिख रही थी। प्रिंसिपल कह रहे थे कि ऐसे में इसे कैसे पास कर सकता हूँ। बाद में सेकंड टेस्ट के दौरान आयरिस की फाइट होनी थी। ये फाइट अभी उसकी गिल के साथ हो रही थी। गिल वही है जिसके साथ मिथिस की फाइट हुई थी। वैसे हम भी कैसे याद रखेंगे जब मिथिस ही खुद भूल चुका था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आयरिस अपनी तलवार उठाने की कोशिश कर रही थी तो उससे उसकी तलवार गिर जाती है, क्योंकि आज तक उसने कभी तलवार नहीं पकड़ी थी। तभी गिल सामने आकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन आयरिस उसकी तलवार को पकड़ लेती है और फिर उस पर हमला करते हुए उसे वहाँ से दूर फेंक देती है। मिथिस ने गिल के आसपास एक बैरियर बनाकर उसकी जान बचा ली थी, लेकिन वो दूर फेंक गया था। इसका मतलब वो हार चुका है, इसलिए आयरिस ने टेस्ट पास कर लिया। अब इसके बाद उसके मैजिक का टेस्ट होना था, जिसके लिए उसे टारगेट को हिट करना है, क्योंकि भले ही आयरिस के पास बहुत ज्यादा पावर है लेकिन फिर भी वो सही निशाने नहीं लगा पा रहा था। उसके अटैक बहुत पावरफुल थे लेकिन वो मिथिस की तरफ जा रहे थे, जिस वजह से मिथिस को अपने सामने शील्ड क्रिएट करनी पड़ती है। अब बाद में आयरिस 2-3 बार और कोशिश करती है, लेकिन जब वो टारगेट हिट नहीं कर पाती तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो थोड़ी ज्यादा पावर लगाने लगती है। मिथिस इसे देखकर तुरंत ही अपने और बाकी सभी के पास एक बैरियर क्रिएट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आयरिस ने अपने अटैक से वहाँ की पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सिर्फ मिथिस ने जितनी जगह में बैरियर बनाया था सिर्फ वही जगह बची हुई थी। वैसे देखा जाए तो टारगेट हिट हो चुके हैं, इसलिए आयरिस पास हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी स्कूल की तरफ से एक माइनिंग चल रही थी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, लेकिन माइनिंग के लिए एनर्जी की जरूरत होती है जो कि क्रेस्ट पर बिलोंग करती है। अब किसी किसी के पास क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी होता है जो कि पावरफुल है, जैसे कि ल्यूर, उसके पास ग्लोरी वाला क्रेस्ट है, लेकिन बाकी जो थे वो कमजोर थे, इसलिए उनके पास ऐसी पावर नहीं थी। ये पावर ज्यादातर फर्स्ट एकेडमी के हर स्टूडेंट के पास होती है, इसलिए प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं कि वो फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाएंगे। पहले वो वहाँ के प्रिंसिपल को बुलाते हैं और उसे ये बात बताते हैं, हालांकि वो प्रिंसिपल इस चीज के लिए मना कर देता है। इस पर हमारे वाले प्रिंसिपल कहते हैं कि लड़ाई का समय नहीं है, अभी हमारे पास और भी जरूरी काम है। उन क्रिस्टल से हम खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हालांकि साथ ही प्रिंसिपल ये भी कहते हैं कि हम जीते थे तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी, लेकिन वो दूसरे प्रिंसिपल ये बात नहीं मान रहा था। मिथिस कहता है कि अगर तुम नहीं मानते कि हम जीते हैं तो क्यों ना हम फिर से एक मैच और ले। वो प्रिंसिपल यही चाहता था कि वो कहता है कि ठीक है, तो ये लड़ाई 2 दिन बाद होगी। अब वो 2 दिन बाद हम देखते हैं कि वहाँ उस फर्स्ट एकेडमी से बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके थे। ये लड़ाई 5 स्टूडेंट के बीच में होनी थी। यहाँ फर्स्ट एकेडमी से भी 5 स्टूडेंट आगे आए थे और दूसरी तरफ मिथिस की क्लास से भी 5 स्टूडेंट आगे आए थे। लड़ाई बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि मिथिस की क्लास वर्डलेस मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी, जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से इन्हें हरा देते हैं। ये देखकर प्रिंसिपल हैरान थे, लेकिन वो कहते हैं कि तुमने चीटिंग की है, मैं ये जीत नहीं मानता। और इसके बाद उसे वहाँ आयरिस दिखती है। वो कहता है कि हम इससे फाइट करेंगे। उसे लग रहा था कि आयरिस कमजोर है, लेकिन इस प्रिंसिपल कहता है पहले मुझे ये तलवार चेक करने दो। उसे चेक करता है, वो बिल्कुल नॉर्मल तलवार थी, लेकिन बहुत हार्ड थी। प्रिंसिपल हाँ कर देते हैं, लेकिन जब आयरिस उसे देख रही थी तो वो गलती से तलवार को बेंड कर देती है, जो देखकर प्रिंसिपल हैरान था। वो कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है और फिर से वो बहाने बनाने लगता है। उसी दौरान वहाँ पर किंग की एंट्री होती है। किंग जानते थे कि ये प्रिंसिपल बाकी बच्चों को वर्डलेस मैजिक नहीं सीखने देगा, और किंग को भी पता है कि ये मैजिक कितना स्पेशल है, क्योंकि वो मिथिस की पावर तो वो देख चुके हैं। इसलिए अब वो दूसरे प्रिंसिपल को नौकरी से निकाल देते हैं और फर्स्ट एकेडमी और सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट एक साथ मैजिक सीख सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिथिस, आयरिस, अल्मा और लूरा चारों ही एक डंजन में आए हुए थे, जहां वो मॉन्स्टर खत्म करने के लिए आए थे, क्योंकि मिथिस चाहता था कि उसकी टीम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने और मिथिस को कुछ क्रिस्टल भी चाहिए थे। आयरिस कहते हैं कि कहीं वो क्रिस्टल के लिए उसका यूज तो नहीं कर रहा, जिस पर मिथिस कहता है कि नहीं, वो किसी का यूज नहीं कर रहा। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जिनसे अल्मा और लूरा फाइट करती है। मिथिस देखता है कि उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की है। दूसरी तरफ वहाँ आयरिस की हालत खराब थी, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी और उसके अटैक उन मॉन्स्टर्स को नहीं बल्कि मिथिस पर लग रहे थे। मिथिस लेकिन उनके अटैक से बचता है और बाद में मिथिस को एक क्रिस्टल बॉल मिलती है। वो इससे वहाँ और मॉन्स्टर्स समन कर सकता है। अभी वो यहाँ पर आयरिस से कहता है कि वो उस पर अपनी पावर डाले। आयरिस जब उस पर पावर डाल रही थी उसी दौरान वो कुछ ज्यादा ही एनर्जी का यूज करती है। मिथिस उसे रोकने के लिए कहता है तुम्हें स्लो करना होगा, लेकिन आयरिस ना जाने क्यों अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वहाँ उस डंजन की ऊपरी दीवार गिरने लगी थी। इसलिए अब ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। मिथिस कहते हैं कि मैंने तुम्हें
तुम्हें स्लो करने को कहा था, फिर तुमने अपनी एनर्जी को क्यों बढ़ा दिया। इस पर आयरिस बताते कि पिछली बार तुमने ही मुझे बताया था कि स्लो का मतलब क्या होता है। अब ना जाने पिछली लाइफ में मिथिस ने ऐसा क्यों कहा था कि आयरिस इसका गलत मतलब समझती है। वैसे हम देखते हैं कि अभी जब उसने एनर्जी को और बढ़ा दिया था तो इसकी वजह से वहाँ पर एक ड्रैगन आता है। ये ड्रैगन बहुत खतरनाक था और इन पर हमला कर रहा था, लेकिन आयरिस उसे गुस्सा दिलाती है, जिसके बाद वो ड्रैगन उनके पीछे पड़ जाता है। मिथिस को ये सही मौका लगता है अपने ट्रैप को बिछाने का। मिथिस वहाँ पर आसपास ट्रैप बिछाने लगा था। उसी दौरान हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने आयरिस को जमीन में गाड़ दिया था। साथ ही वो यहाँ अल्मा और ल्यूरा की तरफ भी बढ़ रहा था। वो दोनों डर जाती है, लेकिन मिथिस कहता है कि आयरिस उन दोनों को बचाए। जिसके बाद आयरिस फिर से ड्रैगन पर हमला कर उसे दूर गिराने लगी थी। इतने में मिथिस अपने स्पेल का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन को पकड़ लेता है। इस तरफ से उन्होंने टीम वर्क के थ्रू उस ड्रैगन को हरा दिया था। जिसके बाद आयरिस वहाँ उस गड्ढे के अंदर से बड़ी सी स्पिरिट बॉल लेकर बाहर आती है। ये उस ड्रैगन के खत्म होने की वजह से उन्हें मिली थी। अब इसे लेकर वो वापस से स्कूल आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अभी वो ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान वो उस एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभी मिथिस आयरिस को उसकी पावर कंट्रोल करना सिखा रहा था, क्योंकि हमला करते वक्त वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसके लिए वो उसके सर पर एक छोटे से मॉन्स्टर को रख लेता है और अल्मा से कहता है कि वो आयरिस के सर पर तीर चलाए। अल्मा की तीर बहुत ही खास तरह की है, क्योंकि वो मॉन्स्टर का पीछा करते हैं, इसलिए अभी बस आयरिस को वहाँ उनसे बचकर भागना था और इस दौरान उसको कोशिश करनी थी कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल ना करे। आयरिस को प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। दूसरी तरफ हम मिथिस वहाँ ल्यूर को एन्चेंटमेंट स्किल सिखा रहा था। ल्यूर को थिक और बड़ी तलवार बहुत पसंद है, इसलिए वो बताता है कि अब मैं तुम्हें 8 तरह के अलग अलग स्वॉर्ड बनाना सिखाऊंगा। इन्हें सीखने के बाद ल्यूर भी स्वॉर्ड कास्ट कर पाएगी, जो कि बहुत पावरफुल भी थी। बाद में यहाँ वो आयरिस और अल्मा को वहाँ बुलाता है और बताता है कि ल्यूर ने उनके लिए भी तलवार बनाई है। ल्यूर अपनी तलवार का कमाल दिखाती है और वहीं रखे हुए एक पत्थर को बीच में से काट देती है। इसके बाद अब आयरिस आगे आती है, लेकिन जब वो अपनी तलवार का इस्तेमाल कर रही थी तो उसकी तलवार से इतनी एनर्जी निकलती है कि वो एक बार फिर से पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, जो देखकर ल्यूर और अल्मा बहुत हैरान थे। वैसे बाद में हम देखते हैं कि मिथिस अभी फिर से क्रिस्टल कलेक्शन में लगा हुआ था। हमें जानने को मिलता है कि वो सभी इतने क्रिस्टल इसलिए जमा कर रहे हैं क्योंकि मिथिस ने बताया था कि उन्हें अपने इस किंगडम के ऊपर एक बैरियर क्रिएट करना है और इस बैरियर के लिए बहुत सारे क्रिस्टल लगेंगे। मिथिस इस चीज में बिजी था, लेकिन तभी उसे न्यूज मिलते है कि कुछ डीमंस यहाँ पर आकर हमला करने वाले हैं। मिथिस अल्मा, ल्यूरा और आयरिस से कहता है कि वो उन्हें संभाले। अभी वो डर गई थी, लेकिन फिर भी वो बात मान जाती है। रात के समय जब मिथिस वहाँ क्रिस्टल माइनिंग में मदद कर रहा था तो उस दौरान वो दूसरी तरफ जाती है, जहाँ उनके सामने कुछ डीमंस आते हैं। वो सिर्फ 2 डीमंस हैं, लेकिन पावरफुल थे। यहाँ पर ल्यूर को याद आता है कि मिथिस ने उसे स्पिरिट स्टोन दिया था और बताया था कि वो इसकी मदद से पावरफुल स्पिरिचुअल एरो क्रिएट कर सकती है। वैसे ये एरो मेटल से बने हुए थे। स्पिरिचुअल एनर्जी इस पर अल्मा डालती है और फिर वो उसकी मदद से वहाँ उन डीमंस पर हमला करने लगी थी। अभी बहुत ही जल्द उन्होंने उन दोनों डीमंस को हरा दिया था। बाद में जब मिथिस को ये बात पता चलती है तो मिथिस उनकी तारीफ करता है और वो दोनों कहते हैं कि शायद वो डीमंस हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मिथिस बताता है कि उसे अभी कहीं नहीं जाना, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर में एक डीमन वहाँ पर अपीयर होता है। वो इनसे बहुत गुस्सा था, इसलिए वो तुरंत ही उनकी तरफ हमला करता है। लेकिन सभी स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल मिलकर एक फॉर्मेशन शील्ड क्रिएट करते हैं और इस डीमन के अटैक को रोक लेते हैं। वैसे वो डीमन इससे और ज्यादा गुस्से में आ गया था। तभी अल्मा अपने कुछ तीर उसकी तरफ चलाती है, लेकिन वो डीमन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि उसकी मामूली तीर उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। इस दौरान ल्यूर अभी पावरफुल एरो क्रिएट करने में लगी हुई थी, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं और साथ ही वो इतनी माहिर भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पावरफुल एरो क्रिएट कर सके। हालांकि बाद में वो सभी उसे मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद ल्यूर फाइनली एक पावरफुल एरो क्रिएट कर लेती है, जिसके साथ अल्मा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कनेक्ट करते हुए उस डीमन की तरफ चलाती है। डीमन ने उसे डोज कर लिया था, लेकिन तीर घूमते हुए आता है और इस डीमन को लग जाता है, जिस दौरान बाकी सभी भी उस पर हमला करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन इतने में ही वहाँ एक पर डीमन का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप आ जाता है। अभी इनके पास कोई होप नहीं बची थी। ये सोच रहे थे कि काश मिथिस यहाँ पर आ जाए, जिस दौरान अचानक से मिथिस वहाँ हवा में अपीयर होता है और बहुत ही स्पीड के साथ उन सभी पर हमला करते हुए उन सभी को हरा देता है और इसके बाद अब वो नीचे आ जाता है। यहाँ पर सभी इस चीज से बहुत खुश थे। वैसे मिथिस बताता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। वो उस क्रिस्टल को रेडी करने गया था जो कि बैरियर क्रिएट करेगा और फाइनली वो क्रिस्टल अब रेडी हो चुका है। वो उस पर एनर्जी डालते हैं और उसे एक्टिवेट करते हुए किंगडम के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। हालांकि मिथिस बताता है कि असली मजा अब आने वाला है, क्योंकि वो ड्रैगन वेन जिसे वो डीमन कंट्रोल कर रहे हैं वो एक्टिवेट होने वाले हैं और 5000 डीमन उनकी तरफ आने वाले हैं। ये सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन मिथिस कहता है कि हम उन्हें हराएंगे। कुछ देर में वो ड्रैगन वेन्स एक्टिवेट होते हैं और ड्रैगन्स और मॉन्स्टर वेव्स की तरह वहाँ पर आने लगे थे। वेव्स की तरह मतलब पहले कुछ मॉन्स्टर आते हैं, जिन्हें हराने के बाद फिर और मॉन्स्टर आते हैं। इस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। लास्ट में कुछ
पावरफुल मॉन्स्टर जब उस वेंस से निकल रहे थे तभी वो वापस से वेंस के अंदर ही अब्सॉर्ब हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर निकल कर आता है। ये फाइनल बॉस लेवल मॉन्स्टर था। मिथेस खुश था क्योंकि वो इतने ही पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था। वो आगे आता है और हमला करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो अपने कई सारे स्पिरिट स्टोन का यूज कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना पावरफुल था कि वो खुद को हील करते जा रहा था। लेकिन मिथेस भी उस पर स्पेशल तरीके से हमला करता है। वो कई सारे फॉर्मेशन बनाता है जिनके ऊपर छलांग लगाते हुए वो अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रहा था, और बस वो इन्हीं की मदद करते हुए कई सारे हमले करता है जिनसे वो मॉन्स्टर नहीं बच पाता और फाइनली उसे बहुत चोट लग जाती है, जिसके बाद मिथेस पूरी पावर से फाइनल ब्लो करते हुए उसे खत्म कर देता है। अभी सभी स्टूडेंट के साथ साथ पूरा किंगडम मिथेस से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस और खुश था। बाद में हम देखते हैं कि मिथेस अभी प्रिंसिपल से कह रहा था कि वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो डंजन एक्सप्लोर करना चाहता है, जिसके लिए उसे इस किंगडम से बाहर जाना होगा। प्रिंसिपल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो उसे स्कॉलरशिप भी देते थे क्योंकि वो किंगडम की भलाई के लिए ये सब कर रहा है। बाकी गर्ल सभी दुखी थे कि मिथेस उन्हें छोड़कर जा रहा है, लेकिन तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि क्या वो भी उनके साथ जाना चाहेगी, जिस पर वो सभी हाँ करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकल चुके थे। आयरिस पूछती कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं, जिस पर मिथेस एक डंजन का नाम लेता है। हालांकि ये किसी सिंगल डंजन का नाम नहीं था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारे डंजन है। इस पर आयरिस कहते हैं कि उसने ऐसा किसी जगह का नाम नहीं सुना, लेकिन तभी लियोर कहती है कि ये एक सिटी है। मिथेस से सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में यानी कि आज से कई हजार साल पहले उस जगह पर कोई नहीं रहता था, क्योंकि इतने डंजन के पास कोई नहीं रहना चाहेगा। वहाँ पर हमेशा मॉन्स्टर अपीयर होते हैं। वैसे बाद में मिथेस उनसे कहता है कि हमें शॉर्टकट रास्ता चुनना होगा, लेकिन जो शॉर्टकट रास्ता था वो जंगल से होते हुए जाता है, जो जंगल बहुत खतरनाक है। वहाँ से निकलने पर भी इन्हें रात तो उस जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी, इसलिए अल्मा और लूरा किसी बात से घबरा रहे थे। वैसे वहाँ जंगल में पहुँचने के बाद उन्हें शुरुआत में कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता, इसलिए वो खुश थे। उन्हें लग रहा था कि यहाँ मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन मिथेस मॉन्स्टर्स ढूंढना चाहता था, इसलिए वो अकेले आगे बढ़ जाता है। वहाँ उसे कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं और कुछ ऐसे जानवर मिलते हैं जिन्हें वो अपना पेट भरने के लिए यूज कर सकते थे। मिथेस उन्हें पकड़ कर ले जाता है। बाद में ये लोग यहाँ कुकिंग करते हैं। अभी आयरिस की उम्र हजारों साल की है, इसका मतलब वो उसे कुकिंग भी आती है। भले ही वो एक ड्रैगन है और फिर भी, लेकिन अल्मा जो की एक लड़की है, लेकिन उसे कुकिंग नहीं आती, वो सूप बनाती है। मिथेस और ल्यूरा दोनों ही जानते थे कि सूप पी कर मरने से अच्छा है वो किसी डीमन के हाथों मारे जाएं, इसलिए वो सूप को नहीं पीती। पर आयरिस को ये बात नहीं पता थी, इसलिए वो सूप को पी लेती है। हालांकि जब वो उसे पीती है तो उसे महसूस होता है कि सूप को लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद अब वो लोग वहाँ से आगे बढ़ चुके थे। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि अब उनकी तरफ कोई मॉन्स्टर नहीं आएगा। इसका कारण ये था कि सभी मॉन्स्टर ने आयरिस के अंदर से निकलने वाले उस ड्रैगन एनर्जी को महसूस कर लिया है और अब वो डर गए हैं। कुछ ही देर में ये लोग वहाँ टाउन में पहुँचते हैं, जहाँ पर टाउन की हालत बहुत खराब थी। तभी एक लैंटर्न जो कि वहीं लगी हुई थी वो ब्लास्ट करती है। ये लोग थोड़े से घबरा जाते हैं। हालांकि बाद में उनकी मुलाकात वही टाउन के एक आदमी से होती है और वो उन्हें यहाँ से जाने को कहता है। अब उस आदमी से इन्हें जानने को मिलता है कि यहाँ सिटी का जो नया लॉर्ड है उसने लगभग हर घर के बड़े आदमी को डंजन में जबरदस्ती भेजा, जिससे कि वो लोग वहाँ से क्रिस्टल लेकर आए और उन मॉन्स्टर को हरा सके। मिथेस को ये चीज बिल्कुल गलत लगी थी क्योंकि कोई भी इससे किसी तरह से किसी को फोर्स नहीं कर सकता। अब बाद में मिथेस और उसका पूरा ग्रुप वहाँ गिल्ड में जाकर अपना नाम रजिस्टर करवाता है, लेकिन वहाँ पर मिथेस की मुलाकात एक बड़े दिल वाले लड़की से होती है। वो बड़ी दिल वाली इसलिए थी क्योंकि जब मिथेस उससे नाम रजिस्टर करने को कहता है तो वो कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उसकी इन्फॉर्मेशन सिटी के नए लॉर्ड को लगेगी और फिर वो मिथेस को अपने पपेट की तरह यूज करेगा। मिथेस उसे ये चीज के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो ये चीज खुद ही देखना चाहता है। वैसे इसके बाद अब तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहते हैं कि उन्हें कुछ हीलर्स की मदद की जरूरत है। अगर यहाँ पर कोई हीलर है तो अपना हाथ ऊपर करे। मिथेस तुरंत ही अपना हाथ ऊपर कर लेता है। इसके बाद वो उन्हें बहुत सारे एडवेंचर के पास लेकर जाती है। वो सभी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थे। मिथेस तुरंत ही आगे बढ़ता है और एक एडवेंचर को हील करने लगता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक प्रीस्ट आते हुए वो मिथेस से ऐसा करने से मना करता है क्योंकि मिथेस की उम्र कम है और उन्हें नहीं लगता कि वो किसी को हील कर सकता है। साथ ही उसके हाथ पर भी बहुत वीक क्रस्ट है, लेकिन मिथेस कहता है कि उसे एक मौका देना चाहिए क्योंकि मिथेस तुरंत ही उस आदमी को हील करता है और वो आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर वो प्रीस्ट हैरान था, लेकिन इसके बाद अब उन्होंने मिथेस को परमिशन दे दी थी कि वो सभी मिलकर काम कर सकते हैं। साथ ही अब प्रीस्ट भी उनकी हेल्प कर रहे थे। देखते ही देखते बहुत कम टाइम में वो वहाँ सभी को हील कर देते। अब बाद में जब प्रीस्ट जब मिथेस को थैंक्स कह रहे थे तब मिथेस उनसे यहाँ लॉर्ड के बारे में पूछते, जिस पर वो बताते कि यहाँ पर जो पहले वाले लॉर्ड था वो अच्छा था, लेकिन किसी बीमारी के चलते वो मारा गया। उसकी बीमारी का अभी तक पता नहीं चला और दूसरी चीज उसके बाद जो नया लॉर्ड आया उसने पूरी टाउन को परेशान करके रखा है। मिथेस समझ चुका था कि शायद ही डीमंस का काम है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि वो सभी एक रूम लेकर वहीं पर रुक गए थे क्योंकि मिथेस ने फैसला किया था कि वो यहाँ के लोगों की मदद करेगा। अभी वो 4
चारों ही एक रूम में रुके हैं जहाँ पर मिथिस बताता है कि वो किंगडम में एक सीक्रेट लेटर भेजने वाला है यहाँ की कंडीशन बताने के लिए। हालांकि इसके बाद जब सभी सो रहे थे तो मिथिस और ल्यूरा को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मिथिस ल्यूरा को पसंद करता है और ल्यूरा मिथिस को, इसलिए उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा था एक ही रूम में सोकर। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि अगले दिन वो सुबह एक डंजन के बाहर आते हैं। डंजन के अंदर जाकर उन्होंने वहाँ के बॉस को बहुत ही कम टाइम में हरा दिया था। वो उसका स्कल लेकर सीधा गिल्ड में पहुंचते जहाँ पर वो बड़े दिल वाले रिसेप्शनिस्ट को वो स्कल दिखाते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट हैरान थी लेकिन वो कहते हैं कि हम इसे एक्सेप्ट तो कर रहे हैं लेकिन इस बार मुझे इस चीज के बारे में लॉर्ड को भी इन्फॉर्म करना होगा। मिथिस कहते हैं कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो बड़े दिल वाली रिसेप्शनिस्ट उसमें लिख देती है कि मिथिस बहुत कमजोर हीलर है, उसने जानबूझकर लिखा था जिससे कि लॉर्ड का ध्यान उस पर ना जाए। वैसे हम देखते हैं कि मिथिस घर पर पार्टी कर रहा था क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को खत्म किया, इसलिए उन्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला है। अब यहाँ से निकलने के बाद मिथिस नोटिस करता है कि उसके ऊपर कुछ लोग नजर रखे हुए हैं। वो समझ गया था कि ये लॉर्ड के आदमी है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर मिथिस टेलीपैथी से उन सभी से कहता है कि हमें कुछ देर के लिए गायब होना होगा। वो तुरंत ही इनविजिबल स्पेल का इस्तेमाल करते हुए गायब हो जाते हैं। अभी बाकी सभी हैरान थे कि लेकिन इसके बाद अचानक से मिथिस और बाकी सभी उनके सामने आते हैं और उनका जो लीडर था वो मिथिस को पकड़ लेता है। लेकिन ये देखकर यहाँ सभी गर्ल्स हंस रही थी। अब इसके बाद में लड़ाई होती है और बहुत ही जल्दी लड़ाई खत्म भी हो जाती है क्योंकि वो आदमी लोग हार गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिथिस अभी सभी गर्ल्स के साथ उस खास आदमी से मिलने गया था जिसे किंग ने भेजा है। किंग को लेटर मिल चुका था इसलिए उन्होंने अपने पर्सनल आदमी को यहाँ भेजा। वो आदमी मैसेज लाया था कि अगर सच में लॉर्ड की गलती है तो उसे उसकी पोजीशन से निकाल देना चाहिए, इसलिए वो मिथिस की मदद करेगा। अभी लोग ही उस लॉर्ड को हाइड आउट पर पहुंचाते हैं। हालांकि वहाँ पहुंचाने के बाद उनका मुकाबला कई सारे लोगों से होता है लेकिन वो डीमंस नहीं थे, मतलब इतने ताकतवर नहीं थे। इसी वजह से मिथिस ने एक ही अटैक के साथ उन सभी को हरा दिया था। पर अब उस घर के अंदर लॉर्ड नहीं मिल रहा था क्योंकि वो चुप कर कहीं बैठा हुआ था। लेकिन अब लॉर्ड ढूंढते हुए मिथिस को नीचे एक रास्ते मिलता है जो कि एक बेसमेंट की तरह था। वो वहाँ पर जाते हैं। दूसरी तरफ हम वहाँ लॉर्ड को देखते हैं। वो खुश था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो पकड़ा जा सकता है, लेकिन इतने में मिथिस उस किंग के भेजे हुए आदमियों को लेकर वहाँ पहुँचता है। अभी वो आदमी लॉर्ड से कहता है कि उसे उसकी पोजीशन निकाला जा रहा है। लॉर्ड गुस्सा था और वो जाने को तैयार नहीं था लेकिन मिथिस अपने स्पेल से उसे बेहोश कर देता है। मिथिस कहता है कि शायद ये डीमंस के साथ मिला हुआ था और तभी मिथिस को वहाँ पर एक कागज मिलता है जिसमें उसे हल्की सी डीमन एनर्जी महसूस होती है। इससे उसका शक यकीन में बदल गया था। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ टाउन की तरफ कुछ मॉन्स्टर्स आना शुरू हो गए थे। मिथिस समझ गया था कि ये लॉर्ड डीमन के साथ मिलकर ड्रैगन वेन्स को एक्टिवेट कर रहा है। असल में यहाँ पर भी एक ड्रैगन वेन है, इसलिए मिथिस बताता है कि 2 घंटे के अंदर हमने उसे स्टॉप नहीं किया तो यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाएंगे। इसी के लिए मिथिस और उसके सभी दोस्त वहाँ से निकल गए थे उस ड्रैगन वेन को ढूंढने के लिए। उसे एक डंजन के अंदर को वेन मिल जाती है। मिथिस तुरंत ही वहाँ की दीवार हटाने को कहता है। जब मिट्टी सामने से हटती है तो ड्रैगन वेन उनके सामने था। हालांकि बाहर भी कुछ मॉन्स्टर आ गए थे, इस वजह से मिथिस सभी गर्ल्स से कहता है कि वो इसे बंद करे जब तक मिथिस उन मॉन्स्टर को हराएगा। अभी मिथिस वहाँ से जब बाहर आता है तो उसे वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं। वो तुरंत ही उन्हें खत्म कर देता है जिसके बाद उसकी मुलाकात वहाँ एक डीमन से होती है। अभी मिथिस को देखकर उस डीमन ने तुरंत ही अपने बॉस को कॉन्टेक्ट कर लिया था। उसका बॉस अभी जब उस डीमन से बात कर रहा था तो मिथिस एक स्पेल की मदद से उनकी बातों को सुन लेता है। मिथिस को जानने को मिलता है कि इसका जो बॉस है उसे ड्रैगन वेन की असली पावर के बारे में पता है, इसलिए उसे रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी पहले मिथिस इस डीमन से फाइट कर रहा था लेकिन ये डीमन भी जानता था कि मिथिस के पास जो वीकेस्ट क्रेस्ट है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से ये दूर से ही लड़ने की कोशिश कर रहा था। मिथिस ये देखकर हैरान था कि इसे मेरी क्रेस्ट के बारे में कैसे पता, लेकिन फिर भी मिथिस ट्रैप बिछाने में माहिर है, इसी वजह से वो भी अलग अलग तरीके से हमला कर रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि वो डीमन उसके ट्रैप में फंस जाए और बहुत ही जल्द ऐसा हो जाता है, लेकिन उसी दौरान उस डीमन का बॉस उसे अपनी पूरी पावर यूज करने को कहता है, जिसके बाद ये डीमन जैसे ही परमिशन मिलती है वो तुरंत अपने असली फॉर्म में आ जाता है और मिथिस पर हमला करने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ ल्यूर को चिंता हो रही थी, लेकिन यहाँ मिथिस फिर से उस डीमन को ट्रैप में फंसाता है और अपनी तलवार आगे करते हुए उसे हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूर अल्माउराइरिस ने यहाँ इस ड्रैगन विंग को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से सिटी के अंदर आए हुए मॉन्स्टर भी गायब हो जाते हैं। वो जो मॉन्स्टर बचे हुए थे उन्हें ल्यूर अल्माउराइरिस मिलकर हरा देते हैं। बाद में मिथिस कोशिश कर रहा था कि वो डीमन बॉस का पता लगा पाए, हालांकि किसी तरह से वो उससे कनेक्ट कर लेता है, लेकिन डीमन बॉस उसे बताता है कि वो कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो उसके हाइड आउट का पता नहीं लगा सकता। मिथिस को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन
अभी मिथिस को नहीं पता था कि वो उसके पास कैसे जाएगा। तभी मिथिस को एक डिवाइस के बारे में याद आता है, तो वो सभी को गर्ल्स को बताता है कि उन्हें एक ऐसे डिवाइस ढूंढना होगा जिससे कि हम उस डीमन बॉस का पता लगा सके। वो हैरान थी और पूछ रही थी कि मिथिस को ऐसे किसी डिवाइस के बारे में कैसे पता। मिथिस बताने वाला था कि वो डिवाइस उसी ने बनाया था, लेकिन तभी आयरिस उसे रोक देती है, जिससे मिथिस की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। बाद में हम देखते हैं कि वहाँ किंगडम में स्कूल के पास पहुंच चुके थे, जहाँ ये प्रिंसिपल से कहते हैं कि इन्हें किंगडम से बाहर जाने की परमिशन चाहिए। फिर से अब इसी चीज के लिए पहले किंग तक ये मैसेज भेजना होगा, जिसमें 2-3 दिन लगेंगे। तो मिथिस कहता है कि कोई बात नहीं, तब तक वो यहाँ स्कूल में रुक कर काम करवाएगा। असल में उनके स्कूल में काम चल रहा है, क्योंकि पिछली बार मिथिस और उसके दोस्तों ने ट्रेनिंग के वक्त स्कूल को तबाह कर दिया था। मिथिस देख रहा था कि वो क्या मदद कर सकता है, लेकिन तब भी वो वहाँ आयरिस को पहले ही अपनी मर्जी से हेल्प करने लगती है, जिसकी वजह से वो हेल्प कम करती है बल्कि चीजों को तोड़फोड़ ज्यादा कर देती है। अब हम देखते हैं कि 2 दिन बाद मिथिस को परमिशन मिल चुकी थी, इसलिए वो उस डिवाइस का पता लगाने के लिए निकल गया था। दूसरे किंगडम में आने के बाद वो उन्हें जगह का पता चल जाता है, लेकिन उस जगह पर जाने के लिए उनकी एडवेंचर रैंक का भी अच्छी खासी होनी चाहिए। उन्हें लगभग A रैंक पर पहुंचना था। अब इसके लिए वो वही के किसी गिल्ड में पहुंचते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि उन्हें किंग ने भेजा है। अब वहाँ का जो एग्जामिनर था वो मान जाता है, लेकिन वो बताता है कि उनका टेस्ट लेने के लिए दूसरा एग्जामिनर आएगा। तभी वहाँ पर जूलियस नाम के एक S रैंक एडवेंचर की एंट्री होती है। वो बताता है कि आज इनका एग्जामिनर वही है और मिथिस को उसी से फाइट करनी होगी। हालांकि अभी वो पहले वाला एग्जामिनर ऐसा करने से मना कर रहा था, क्योंकि जूलियस बहुत ताकतवर है। लेकिन जूलियस मिथिस से कहता है कि अगर उसे A रैंक पर पहुंचना है तो जूलियस से तो लड़ना होगा। साथ ही जूलियस उन्हें ये भी कहता है कि अगर मिथिस ने उसे हरा दिया तो इसके बदले वो बाकी तीनों गर्ल्स को भी बिना टेस्ट लिए पास कर देगा। मिथिस के हिसाब से ये डील सही थी, इसलिए वो हाँ कर देता है। बाद में वो दोनों आमने सामने थे। जूलियस मिथिस से कहता है कि वो मैजिक का यूज नहीं करेगा, इसलिए मिथिस को उसे हराने में आसानी हो सकती थी। लेकिन मिथिस नोटिस करता है कि वो मैजिक का यूज कर रहा है। हालांकि वो समझ गया था कि जूलियस को भी ये चीज नहीं पता कि वो मैजिक यूज कर सकता है। अभी लड़ाई के दौरान जूलियस कई तरह के स्पेल एक साथ करता है, वो भी बिना जाने, लेकिन मिथिस ने किसी तरह से फिर भी उसे हरा कर दूर फेंक दिया था। जूलियस ये देखकर हैरान था, क्योंकि वो एक S रैंक का एडवेंचर है। हालांकि बाद में मिथिस ने उसे एक बुक देता है। जूलियस कहता है कि उसे मैजिक यूज करना नहीं आता, लेकिन मिथिस कहता है कि नहीं, तुम्हें फाइट के दौरान अपने आप ही मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इससे तुम उन्हें और ज्यादा पावरफुल कर पाओगे। जूलियस मिथिस को थैंक्स कहता है और फिर उनकी रैंक बढ़ा देता है। बाद में अब वो फिर से मिलते हैं, तो जूलियस कह रहा था कि क्या वो उसकी टीम को ज्वाइन करेगा, जिस पर मिथिस मना कर देता है और कहता है कि अभी वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं और उस जगह के लिए रैंक बढ़ाना जरूरी था, इसलिए उन्होंने रैंक बढ़वाई। जूलियस कहता है कि ठीक है, लेकिन वो जगह खतरनाक है, इसलिए अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी मदद की जरूरत है तो मुझे बुला सकते हो। मिथिस उसे थैंक्स कहता है और इसके बाद अब वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में अभी उन्हें सामने एक ग्रुप दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारे आदमी थे। ये असल में यहाँ से गुजर रहे लोगों का सामान लूटते हैं, इसलिए मिथिस सभी से कह रहा था कि हमें देखकर आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले वो ल्यूर और अल्मा के ऊपर एक स्पेल का इस्तेमाल कर उनका क्लोन बना देता है, जिससे कि अल्मा ल्यूरा अपना काम बैकग्राउंड में रहकर कर सके। अब मिथिस और आयरिस उन क्लोन के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिस दौरान सामने से वो ग्रुप हमला कर देता है। वो बहुत सारे तीर चला रहे थे। ये लोग किसी तरह से उन तीरों से बच जाते हैं, लेकिन इतने में ल्यूर और अल्मा ने वहाँ एक खास चीज एक्टिवेट कर दी थी, जो कि मिथिस ने उन्हें दी थी। इससे बहुत सारी गैस निकलती है और ये सभी लुटेरे सो जाते हैं। अभी मिथिस ल्यूर और अल्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों भी उसकी वजह से सो गई थी। अभी आयरिस को जैसे ही वो दोनों मिलती हैं, तो आयरिस तुरंत ही अपना एक ब्रश निकालती हैं और अल्मा के चेहरे पर कुछ बनाने लगती हैं। मिथिस को भी सही चांस लगता है अपने ब्रश का यूज करने का, लेकिन वो कुछ भी करे इससे पहले ही ल्यूर को होश आ जाता है। कुछ देर में अल्मा को भी होश आ गया था। वो अपने चेहरे पर उसका निशान देखकर हैरान थी, लेकिन आयरिस उसे ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि वो इनोसेंट है और उसने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद अब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। असल में वहाँ पर एक टाउन है, लेकिन मिथिस देखता है यहाँ पर लोग बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं। वो समझ जाता है कि ये लोग डीमन के कब्जे में हैं। जब वो उनके करीब आता है तो उन्हें देखता है, तो उनके सर पर एक खास तरीके का स्पेल लगा हुआ था, जिनसे उन लोगों को कंट्रोल किया जा रहा था। मिथिस जानता था कि यहाँ जो डीमंस वो ह्यूमंस के बेस में भी हो सकते हैं, इसलिए अब मिथिस और बाकी इसके दोस्त ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो उस स्पेल के कब्जे में है और ज़ॉम्बी जैसे रिएक्ट करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते वक्त आयरिस अजीब अजीब रिएक्शन दे रही थी, जो देखते हुए एक डीमन वहाँ आता है। वो कहता है कि शायद तुम्हारे सर पर लगा स्पेल कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मुझे उसे कमजोर करना होगा। लेकिन बाद में आयरिस ठीक तरीके से चलने लगती है, जिसके बाद वो डीमन वहाँ से चला जाता है। अब मिथिस और बाकी इसका ग्रुप बाकी ह्यूमंस के साथ एक माइन में पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये डीमन ह्यूमंस से बहुत ही सारी माइनिंग करवा रहे हैं क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए। मिथिस कहता है कि क्रिस्टल कलेक्शन बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे ये पूरे किंगडम को भी ब्लास्ट कर सकते हैं, इसलिए उन्हें रोकना ही सही होगा। मिथिस
कहता है कि हम यहाँ से ह्यूमंस को बचाएंगे और इन ह्यूमंस को रोकेंगे। अब प्लान स्टार्ट हो चुका था। मिथिस और उसके दोस्त एक जगह पर आकर रुकते हैं और आसमान की तरफ एनर्जी फैलाते हैं, जो कि वो उन डीमंस के लीडर ने नोटिस कर ली थी। वो सभी से कहता है कि सभी डीमंस उस तरफ जाएं और पता लगाएं कि एनर्जी किस वजह से वहाँ फैल रही है। लेकिन अब जब वो वहाँ जा रहे थे तभी अचानक से उन पर हमला होना शुरू हो जाता है। ये हमला ठीक पीछे से हुआ था, इसलिए कोई भी उस हमले से नहीं बच पाता। ये अटैक मिथिस और आयरिस मिलकर कर रहे थे। असल में उन्होंने प्लान बनाया था कि वो आयरिस को आगे भेजेंगे जिससे कि वो डीमंस उसका पीछा करे जितने भी वो उन्हें खत्म कर सकते हैं, और ये प्लान कामयाब भी होता है। हालांकि आयरिस गुस्सा थी क्योंकि उसे चारा भी बनाया जाया था, पर फिर भी बाद में उसे हाँ करनी पड़ती है। अभी वो डीमन लीडर ये देखकर हैरान था कि उसके इतने सारे डीमन एक साथ कैसे मारे जा सकते हैं। लेकिन फिर जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो बाकी साथी उसे कहता है कि हमें इस सिटी को तबाह करना होगा, क्योंकि उनके पास इतने क्रिस्टल हो गए हैं कि वो यहाँ सिटी को ब्लास्ट कर सकते हैं। अब वो क्रिस्टल लेकर आगे आते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ जूलियस आ जाता है और पीछे से उस डीमन को खत्म कर देता है जो क्रिस्टल ला रहा था। ये देखकर उनका लीडर हैरान था। वैसे उसी दौरान वहाँ पर मिथिस की एंट्री होती है। वो बाकी अभी डीमंस को मार देता है और वो जूलियस को देखकर हैरान था क्योंकि यहाँ पर उनको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। उसी दौरान कुछ और डीमन हमला कर रहे थे, लेकिन तभी आयरिस वहाँ पर आती है और मिथिस को बचा लेती है। इसके बाद मिथिस उन डीमन को रोकता है और बाद में आयरिस को थैंक्स कहता है। वैसे अब वहाँ पर अल्मा और ल्यूरा भी आ चुके थे। वो चारों ही देखते हैं कि जूलियस अभी उन डीमंस के लीडर से फाइट कर रहा है। मिथिस बीच में इंटरफेयर नहीं करता क्योंकि मिथिस को विश्वास था कि जूलियस उसे हरा देगा। लड़ाई के दौरान जूलियस खुद से मैजिक का यूज कर पा रहा था क्योंकि जूलियस की दी हुई बुक उसने ये चीज समझ ली थी कि किस तरह से मैजिक स्पेल का यूज किया जाता है। वो अपनी पावर बढ़ाता है, लेकिन सामने वो डीमन की पावर भी बढ़ जाती है। उन दोनों के अटैक पावरफुल थे और ये लड़ाई सुबह तक चलती है, लेकिन अंत में जीत जूलियस की होती है। लेकिन तभी वो डीमन मरा नहीं था। उसकी आंखें ग्लो करती हैं और वो मिथिस से कुछ कहने लगता है। बाद में हमें जानने को मिलता है कि जो डीमन का बॉस है वही उस डीमन को कंट्रोल कर रहा था मिथिस को कुछ मैसेज देने के लिए। हालांकि इसके बाद वो डीमन खाक में बदल जाता है और मारा जाता है। अभी जूलियस कह रहा था कि अगर तुमने उसकी बात सुन ली हो तो मुझे हील कर दो। मिथिस तुरंत ही उसे हील करता है और फिर जूलियस वहाँ टाउन के लोगों पर से उस स्पेल का असर हटाता है। सभी लोग नॉर्मल हो चुके थे। वो पूछते हैं कि अभी अभी क्या हुआ। जूलियस बताते हैं कि उसने उनकी जान बचाई है। साथ ही जूलियस एस रैंक का एडवेंचर है, इसलिए उसके पास इतनी पावर थी कि वो यहाँ पर डिसीजन ले सकता था जो कि एक लॉर्ड लेता है। अभी एक आदमी उसे अच्छा लगता है, इसलिए जूलियस तुरंत ही उसे इस टाउन का नया लॉर्ड बना देता है, जो देखकर मिथिस और उसका ग्रुप बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि अभी तक जूलियस को उस आदमी का नाम भी नहीं पता था। अब बाद में हम देखते हैं कि जब ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं तो मिथिस का ग्रुप फिर से जूलियस की मदद के लिए थैंक्स कहता है और वैसे वो दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अभी मिथिस को डिवाइस यहाँ नहीं मिला था, उसे थोड़ा सा और आगे जाना होगा। वो जर्नी कंटिन्यू रखता है। उसी टाइम में वो लोग एक लॉर्ड रुइंस वाली जगह पर पहुंचते हैं। कमाल की बात ये थी कि असल में इस पूरी जगह को मिथिस ने ही बनाया है, लेकिन अब जब वहाँ जो पिरामिड था इन्हें उनके अंदर जाना था। वो ल्यूर को कह रहे थे कि हम इनके अंदर जाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मिथिस बताता है कि यहाँ पर एक खास तरीके के मैजिक का यूज किया गया है। अब मिथिस सेम उसी मैजिक को अपोज करते हुए अपने एक नए मैजिक स्पेल का यूज करता है, जिसकी मदद से उसने वहाँ उस पिरामिड के ऊपर लगे बड़े स्टोन को बाहर निकाल लिया था। अब वो लोग अंदर कूदते हैं। अंदर आने के बाद यहाँ वो आगे बढ़ रहे थे, जिस दौरान सामने मिथिस को अपना वो डिवाइस दिख जाता है। मिथिस जानता था कि यहाँ पर और भी कई सारे ट्रेजर हैं, इसलिए वो सभी से कहता है कि वो लोग आसपास घूमकर अपने लिए कोई ना कोई ट्रेजर ढूंढ सकते हैं। अभी आयरिस को ज्यादा ही खुश थी क्योंकि उसे यहाँ पर खाना ढूंढना था। वो सभी ढूंढने निकल गए थे। ल्यूर एक वेपन लेकर आती है। मिथिस देखता है कि इस वेपन पर कितना खून लगा है, लेकिन मिथिस जानता था कि ये बहुत कमजोर है क्योंकि पिछली लाइफ में उसने वेपन तो बहुत सारे बनाए थे, लेकिन कूल बनाने के चक्कर में उसने कई कमजोर वेपन भी बनाए थे। अब तभी अल्मा वहाँ पर एक और वेपन लेकर आती है जो कि एक स्पेयर थी। वो देखने में खतरनाक लग रही थी। मिथिस कहता है कि ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ये हमारी जान ले सकती है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जा सकता। तभी आयरिस वहाँ आती है। सबसे ज्यादा खुश वही थी क्योंकि उसे अपने मन की चीज मिल चुकी थी। उसे यहाँ हजारों साल से सील रखा हुआ खाना मिल चुका था। हालांकि 1000 साल में तो एक्सपायरी डेट की भी एक्सपायरी निकल जाती है, तो बस आप समझ जाइए वो खाना कैसा होगा। वैसे अब वहाँ मिथिस ने खास डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया था। वो डिवाइस सारी इंफॉर्मेशन निकालता है। अभी उसे कुछ ऐसी चीजें चाहिए थी जिससे उसे डीमन लॉर्ड का थोड़ा सा पता चल सके। मिथिस तुरंत ही एक बड़े से क्रिस्टल को वहाँ रख देता है और उससे उस डिवाइस को डीमन लॉर्ड की एनर्जी भी महसूस हो जाती है। वो बताता है कि डीमन लॉर्ड सील में कैद है, लेकिन वो जल्दी वो आजाद होने वाला है। और साथ ही मिथिस ये भी जानता था कि डीमन लॉर्ड कितना ज्यादा ताकतवर है। मिथिस समझ गया था कि वो मिथिस से भी ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब मिथिस उसे नहीं हरा सकता। मिथिस बाकी उससे कहता है कि उसे करीबन 100 साल तक ट्रेनिंग करनी होगी, तब जाकर वो इतना ताकतवर बन पाएगा कि उसे हरा पाए। मिथिस अभी दूसरे कोई आइडिया भी याद नहीं कर रहा था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो 100 साल तक ट्रेनिंग करेगा। लेकिन ये सुनकर वो तीनों ही गर्ल्स हैरान थी। अभी ल्यूर तो सबसे ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो 100 साल तक मिथिस की तलवार
यूज नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी आयरिस कहती है कि क्यों ना मिथिस किसी स्ट्रॉन्ग वेपन की मदद ले। अभी सुनते हुए मिथिस को याद आता है कि उसने पिछली लाइफ में एक तलवार बनाई थी। वो तलवार अभी तो उसके पास नहीं है, लेकिन वो उस डीमन लॉर्ड को हरा सकती है। वो उस डिवाइस से उस तलवार का भी पता लगा देता है और फिर वो उसे लेने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें एक एनर्जी महसूस होती है जिससे मिथिस समझ चुका था कि डीमन लॉर्ड अब उस सील से आजाद हो गया है। वैसे डीमन लॉर्ड का नाम जॉर्डियस है, वो जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाला है। इसलिए मिथिस तुरंत ही अल्मा और लूरा से कहता है कि वो किंगडम के बेसमेंट के अंदर जाएं, क्योंकि वो तलवार वहीं पर है। मिथिस ने उन्हें तलवार की परफेक्ट लोकेशन भी बता दी थी, लेकिन इस चीज में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इतने में वो डीमन लॉर्ड यहाँ पर ना आ जाए, इसलिए मिथिस अभी बैरियर के बाहर रुकेगा। अब अल्मा और लूरा वहाँ से चले गए थे और मिथिस आयरिस के साथ यहाँ पर रुका हुआ था। आयरिस भी अपने ड्रैगन फॉर्म में वापस लौट आई थी। उसी दौरान वो लोग आसमान में एक पोर्टल को ओपन हुआ देखते हैं। मिथिस उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर सके। दूसरी तरफ वहाँ लूर और अल्मा दोनों ही उस तलवार के लिए पैलेस की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उन दोनों को ही डर था कि क्या पता वो टाइम पर वहाँ से वापस लौट पाएंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी ये सोचने का समय नहीं था। अब तभी उनकी नजर ऊपर की तरफ जाती है जहाँ जॉर्डियस बाहर आ चुका था। अभी किंगडम के बाकी लोग उसे देख पा रहे थे, वो सभी घबरा जाते हैं। लेकिन तभी मिथिस यहाँ पर आयरिस से कहकर एक फायर स्पेल फॉर्मेशन क्रिएट करवाता है और हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक के बाद भी जॉर्डियस को ज्यादा चोट नहीं आई थी, बल्कि वो और ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो तुरंत ही अपने आइटम बॉक्स के अंदर से अपनी तलवार को बाहर निकालता है और मिथिस की तरफ हमला करने लगता है। लेकिन मिथिस उसके अटैक को रोकने के लिए सामने कई सारे बैरियर क्रिएट कर देता है। लेकिन इतने में जॉर्डियस फिर से उसके ऊपर हमला करता है। मिथिस को उससे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच रहा था, जिससे जॉर्डियस हैरान था। वो समझ गया था कि मिथिस अपने पिछली लाइफ जितना ताकतवर नहीं है। दूसरी तरफ हम वहाँ ल्यूर और अल्मा को देखते हैं। वो वहाँ पैलेस में पहुंच चुके थे, लेकिन जब वो बेसमेंट की तरफ जा रहे थे तो वहाँ के सिपाही उन्हें रोक देते हैं। उसी दौरान किंग की एंट्री होती है। जैसे ही वो किंग को ये बात बताते हैं तो किंग उन्हें बेसमेंट में जाने की परमिशन दे देते हैं। दूसरी तरफ अब हम वापस से या मिथिस के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अभी जॉर्डियस कह रहा था कि मुझे तो तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर हो। वो फिर से मिथिस पर हमला करता है, लेकिन मिथिस सही वक्त पर वहाँ आयरिस के ऊपर चला जाता है। मिथिस बस कोशिश कर रहा था कि वो ल्यूर और अल्मा को जितना हो सके उतना टाइम दे पाए और जॉर्डियस को रोक पाए, लेकिन जॉर्डियस उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि तुम सच में कितने कमजोर हो। मुझे लगा कि मेरी फाइट एक पावरफुल अपोनेंट से होगी, पर तुम तो अभी बच्चे हो। वहाँ दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि अल्मा और ल्यूर अब उस खास स्पिरिट बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे थे, जो कि उन्हें मिथिस ने दी थी। तो वो एक बक्से के पास आकर ग्लो करती है, जिसके बाद उन्हें मिथिस की बनाई हुई वो खास लेजेंडरी स्वॉर्ड मिल जाती है। इस तरफ मिथिस जब देखता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वो सोचता है कि उसे खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। हालांकि इससे जॉर्डियस समझ चुका था कि मिथिस किसी चीज के लिए अभी उसे रोक रहा है, इसलिए अब जॉर्डियस मिथिस को इग्नोर करता है और वहाँ उस बैरियर पर हमला कर देते हैं। मिथिस ये देखते हुए हैरान था और उसका ध्यान वहाँ उस बैरियर पर आ गया था। जॉर्डियस समझ गया था कि मिथिस इस बैरियर को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब वो फिर से बैरियर की तरफ हमला करता है। बैरियर मजबूत था, इसलिए वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। तभी हम वहाँ नीचे देखते हैं कि अल्मा और ल्यूरा उस तलवार को लेकर वहाँ से बाहर निकल आए थे। लेकिन उसी दौरान वहाँ कुछ डीमंस आते हैं और उन्होंने अभी इनके एकेडमी के स्टूडेंट्स को पकड़ रखा था, इसलिए वो डिमांड करते हैं कि उन्हें वो वेपन दे दे, वरना वो इन स्टूडेंट्स को मार देंगे। इस तरफ मिथिस ये चीज नोटिस करता है कि जॉर्डियस ने डेड डीमंस को रिवाइव कर लिया है। अब उन डेड डीमंस से लड़ पाना मुश्किल था। इस दौरान जॉर्डियस फिर से बैरियर पर हमला करता है। मिथिस ये देखकर बैरियर को बचाने के लिए जाता है, पर तभी हमें पता चलता है कि जॉर्डियस ने अपने अटैक आयरिस की तरफ कर दिया था। ये बस उसकी चाल थी, लेकिन मिथिस की तरह किसी तरह से उस स्पेल को भी रोक लेता है। अभी जॉर्डियस हंसते हुए कह रहा था कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो जो तुम कमजोर को बचाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे इसके बाद हम वहाँ वापस अल्मा और लूरा को देखते हैं। अभी वो स्टूडेंट उनसे कह रहे थे कि वो उनकी जान की चिंता ना करे और मिथिस को जाकर वेपन दे, लेकिन अब अल्मा उस तलवार को नीचे रख देती है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। इस तरफ मिथिस सोच रहा था कि क्या उसे इस फाइट में गिव अप कर देना चाहिए। असल में उसके पास एक दूसरा तरीका भी था। अगर वो गिव अप करके गायब हो जाए और फिर से एक रीइंकार्नेशन स्पेल का इस्तेमाल करे, तो वो एक बार फिर से कुछ सालों बाद रीबॉर्न हो सकता है, जिसके बाद वो चाहे इस डीमन को हरा देगा। लेकिन तभी मिथिस को अपने दोस्त के साथ वाली मेमोरीज याद आती है। वो सोचता है कि उसके दोस्त उस पर भरोसा करते हैं और अगर उसने अभी यहाँ पर गिव अप किया तो उन्हें धोखा देने जैसा होगा। इसलिए वो फैसला करता है कि भले इस बार वो मारा भी क्यों ना जाए, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। वो अपनी लाइफ एनर्जी को अपनी नेचुरल एनर्जी बनकर यूज कर रहा था और खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तभी दूसरी तरफ हम वहाँ प्रिंसिपल और बाकी स्टूडेंट उन इविल डीमंस को घेर लेते हैं, जिस दौरान अल्मा और लूरा उस तलवार को वापस से लेने में कामयाब हो गए थे। इस तरफ मिथिस को पूरा भरोसा था कि उसके दोस्त उसकी तलवार वापस लेकर आएंगे, इसलिए वो बिना कुछ सोचे आयरिस के ऊपर बैठकर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उसी दौरान
जूडियस किसी खास स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद आयरिस फिर से ह्यूमन फॉर्म में आकर नीचे गिर गई थी। लेकिन उसी दौरान आयरिस यहाँ से मिथिस की तलवार मिथिस तरफ फेंकती है। मिथिस तलवार कैच कर लेता है, लेकिन उसी दौरान एक दूसरे डीमन ने उसकी बॉडी से तलवार को आर पार कर दिया था। ये देखकर अल्मा और लूरा बहुत ही दुखी हो गए थे। वो सोचते हैं कि उनकी लास्ट होप भी खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी मिथिस की तलवार शाइन करना शुरू कर देती है और मिथिस के अंदर एक मैसिव अमाउंट में मैजिक एनर्जी फ्लो होने लगती है। मिथिस बताता है कि इसकी तलवार को एक्टिवेट करने के लिए उसे खुद की जान लेनी पड़ेगी, लेकिन अब वो तलवार एक्टिवेट हो चुकी थी। इसका मतलब वो खुद को ही हील कर सकता है। वो तुरंत ही खुद को हील करता है। अभी जूडियस ये देखकर हैरान था कि मिथिस की मैजिक एनर्जी उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बाद मिथिस आगे बढ़ता है और बहुत स्पीड के साथ उस पर हमला करते हुए उसे मार देता है। जूडियस मरते मरते कह रहा था कि तुम ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि मेरी तरह इस वर्ल्ड में बहुत सारे पावरफुल डीमंस हैं जो कि तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। मिथिस उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। बाद में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल अभी मिथिस को थैंक्स और कांग्रेचुलेशंस कह रहे थे, जिस दौरान वो बताते कि उन्होंने एक भी लाइफ नहीं खोई। सब लोग बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, बस कुछ बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं जो कि वो ठीक कर लेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि मिथिस अभी तैयार हो रहा था क्योंकि उसे किंग से मिलने के लिए जाना था। वो अपने सेम दिखने वाले नए कपड़े पहन रहा था, जिस दौरान आयरिस, ल्यूर और अल्मा अभी गेट से छुपकर उसे देख रहे थे। हालांकि मिथिस जब गेट ओपन करता है तो वो तीनों वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ये सभी अब किंग के सामने पहुंच चुके थे। किंग मिथिस से पूछते हैं कि उसे इस बार क्या रिवॉर्ड चाहिए, जिस पर मिथिस कहता है कि वो बस अपने एडवेंचर की जर्नी कंटिन्यू रखना चाहता है। किंग उसे परमिशन दे देते। वैसे मिथिस खुश था कि किंग ने उस तलवार को वापस नहीं मांगा क्योंकि वो तलवार टूट चुकी है। इधर अल्मा से जब पूछा जाता है कि उसे क्या चाहिए तो वो बहुत सारे पैसे मांगती है। दूसरी तरफ आयरिस खाना मांग रही थी, उसे सबसे ज्यादा खाना पसंद है। अब बाद में हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ बेसमेंट की तरफ गए थे ट्रेजर देखने के लिए, क्योंकि ये चाहते थे कि इन्हें कुछ और ट्रेजर मिल जाए जो मिथिस ने बनाए हो या फिर ऐसा ही कोई रेयर ट्रेजर। लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। लेकिन मिथिस को याद आता है कि उसने एक खास एरो बनाया था जो कि खास मेटल से बना हुआ था, लेकिन वो यहाँ नहीं था। अब वो उसे लेने के लिए एक शॉप पर जाते हैं। मिथिस को पता था कि वो वही है, लेकिन शॉप ओनर बताते कि वो तो उन्हें मेल्ट कर दिया, कि कोई उसे लेने नहीं आया। अब उसी शॉप पर ल्यूर को एक ज्वेलरी दिखती है। अल्मा कहती है मिथिस से कि ल्यूर उसे बहुत देर से देख रही है। मिथिस फैसला करता है कि वो उसे खरीदेगा, लेकिन वो उसे अभी नहीं खरीदता। तभी आयरिस को एक क्रिस्टल पसंद आ जाता है। वो मिथिस से उसे खरीदने को कहती है और मिथिस उसे खरीद कर दे देता है। बाद में इन्हें बुलाया जाता है क्योंकि अब इनके लिए एक नया मिशन आ चुका था एक और टाउन में जहाँ पर डीमंस ने हमला किया था, और अब वही डीमंस उस टाउन को चला रहे हैं। मिथिस और उसके दोस्त को जल्द से जल्द यहाँ से उस मिशन के लिए निकलना था। वैसे रात के टाइम हम देखते हैं कि मिथिस वही जो ज्वेलरी अभी ल्यूर को गिफ्ट कर रहा था, ल्यूर उसे पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। वैसे इसके बाद उनके बीच में क्या हुआ ये हम फिर कभी जानेंगे, क्योंकि अब ये पार्ट और ये कहानी तो यहीं पर खत्म होती है।